हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ईवीएस। ठीक है, ईवीएस के सभी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो सभी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे ज़्यादा धीमी होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। सतह क्षेत्र में घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होती है, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। प्रश्न में आपको हो जाएगी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। ठीक है, तो बताना है गाइज इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे स्लो मोशन में कहाँ होगी। ठीक है, जी हाँ बताएं। तो यदि हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। जहां आपका सतह क्षेत्र भी कम होगा और तापमान भी कम होगा, वहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिक वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं हम थोड़ा सा भद्दा सा मैप जो हमारे होने वाला है इंडिया का। तो हमें ज़्यादा अच्छा तो बनाना नहीं आता, लेकिन जैसा भी आता है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये आपका लगभग बिहार हो जाता है और आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका जम्मू कश्मीर है और ये आपका गोवा है। तो यहाँ से आप इसकी स्थिति लगाएंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका उत्तर और पश्चिम हो जाएगा और ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। सिंपल सा है, आप इसको समझते हैं, जानते हैं, कई बार ये मैंने कराए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाला का पूर्ण रूप क्या है। बाला का पूर्ण रूप क्या है, क्या ये अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग होता है, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन होता है, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट होता है, या फिर आपका अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल होता है। दोस्तों आपको बताना कि बाला है क्या। ये बाला कोई मूवी नहीं है, जैसे आपने देखा मूवी भी आई हुई है, तो ये मूवी नहीं है, ये आपका क्या है, बाला एक प्रोग्राम है, ये आपको बताना है क्या है। ठीक है जी हाँ, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग बाला का पूरा रूप है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि गोलकोंडा का किला किसने बनवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी हाँ, गोलकोंडा का किला। जी हाँ, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश या फिर चालुक्य राजवंश। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो गाइस अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, केवल और केवल टॉपिक की बात करता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो बातें कम काम ज़्यादा। ठीक है, तो बात करेंगे गोलकोंडा का किला किसने बनवाया। तो काकतीय राजवंश ने गोलकोंडा का किला बनवाया था और ये आपका कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कौन सी अदिश राशि है। अदिश और सदिश राशि से आपका एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसके लिए। तो अदिश राशि आपको बताना है कौन सी है, संवेग, भार, द्रव्यमान या फिर गुरुत्वाकर्षण। तो बताइए दोस्तों कौन सी आपकी बताना है अदिश राशि है। जी हाँ, अदिश राशि कौन सी है दोस्तों, बताना है इस प्रश्न का उत्तर। तो गाइस अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, तो द्रव्यमान आपका अदिश राशि हो जाता है, बाकी आपका संवेग, भार, गुरुत्वाकर्षण ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके सदिश राशि हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बताना है अगला क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं, वह कर्नाटक की हैं, उन्होंने 130 किलोग्राम तक भार उठाया है, और लास्ट है आपका जब वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी। तो आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है। तो ये आपका एकदम से करेक्ट है दोस्तों, एकदम से करेक्ट है। वह कर्नाटक की हैं, तो ये गलत हो जाएगा, कर्नाटक की नहीं है, वो आंध्र प्रदेश की है। उन्होंने 130 किलोग्राम तक भार उठाया है, एकदम से करेक्ट है। वह जब 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी, एकदम से करेक्ट है। तो आपका यानी कि ऑप्शन नंबर
ए, सी और डी एकदम से सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि वर्ली एक पारंपरिक कला है। ये आपका बहुत प्रसिद्ध है, वर्ली से आपका एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, हर बार आता है, तो आपको ये याद रखना है कि वर्ली एक पारंपरिक कला है और यह किस राज्य में मिलती है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, क्या है, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र, कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है दोस्तों वर्ली। ठीक है, जी हाँ, वर्ली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताना है इस प्रश्न का उत्तर, कमेंट करें। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो वर्ली जो है वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत फेमस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। महाराष्ट्र नहीं होता है तो आप गुजरात को भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या आप बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? जो आपको ठीक नहीं है वो आपको बताना है। कच्चा आम, कच्चे आम से अचार बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। आलू से चिप्स बनाया जाता है, ये भी सही है। दूध से पनीर बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सेब से जैम बनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन आपके माइंड में कन्फ्यूजन पैदा हो गई, जब सब सही है तो गलत कौन सा है? जब सब सही है तो गलत कौन सा है दोस्तों? तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि खाद्य संरक्षण, यदि किसी चीज का आपको संरक्षण करना है खाने की चीज को, तो आपका कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो कच्चे आम से जब अचार बनाया जाता है तो उसे कई दिनों तक रखकर खा सकते हैं, एकदम से करेक्ट है। आलू से जब चिप्स बनाए जाते हैं तो उसे कई दिनों तक रखकर खाए जा सकते हैं, महीनों तक रखकर खाए जा सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये एकदम से खाद्य संरक्षण की उचित विधि है। ठीक है, दूध से पनीर बनता है, क्या उसको 2 दिन बाद भी नहीं खा सकते क्योंकि वो खराब हो जाता है? और सेब से जैम बनता है, बिल्कुल सही है, इनका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था जो नहीं है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की नहीं है? इसकी जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, क्या ये सही है? तो अगर हम बात करते हैं, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा और बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो खंबे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल दोस्तों, एकदम से सही है, एकदम से सही है दोस्तों। अगले अगर हम बात करते हैं, जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती हैं, तो इसमें ध्यान रखना, पहले इसमें नहीं दिया है ना, तो पहले नहीं को मार्क कर लीजिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ से जड़ें लटकती हुई आपने देखी होंगी। इसमें जड़ें जमीन के भीतर होती हैं। अरे भाई, ऐसा कोई पेड़ ही नहीं है जिसकी जड़ें जमीन के भीतर ना हो, सबकी होती हैं, यानी कि इसकी भी होंगी। ऑप्शन नंबर सी भी एकदम से करेक्ट है। लेकिन जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, बरगद की जो जड़ें होती हैं वो भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, एकदम से गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और गाइस, हमारे का अगला क्वेश्चन है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों ये नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसको काट दीजिए, नहीं को काट दीजिए, आपको बताना है कौन सा जोड़ा ठीक है, कौन सा जोड़ा ठीक है, ये आपको बताना है। जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं, क्या कर्नाटक में कथक होता है? तो कर्नाटक में आपका कथक नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कर्नाटक में कथक नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जी हाँ, कर्नाटक में यक्षगान होता है। यक्षगान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्नाटक में आपका यक्षगान होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कर्नाटक में आपका यक्षगान होता है। असम की बात करते हैं, असम में बिहू होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिहू जो है वो आपका असम में होता है, ये एकदम से करेक्ट है। उड़ीसा में बात करते हैं, उड़ीसा में ओडिसी होता है। और आपका तमिलनाडु में क्या होता है? ठीक है, तमिलनाडु में क्या होता है? भरतनाट्यम होता है, आप सभी लोग जानते हैं। लावड़ी महाराष्ट्र में होता है, कथक उत्तर भारत में होता है। ये सारे प्रश्न आपको, कितने सारे प्रश्न यहाँ पे मिल गए, तो इन सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे, नहीं पता अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, जी हाँ, अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि भिन्न की पहचान करनी है, जो अलग हो उसकी पहचान करनी है आपके लिए। ठीक है, पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस और कोयला, इसमें आपको बताना है कि अलग कौन सा है दोस्तों। ये बड़ा कंफ्यूजन भरा प्रश्न हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप श्री गुरु एकेडमी और मनु वर्मा के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, माइंड में कंफ्यूजन तो रखनी ही नहीं है। ठीक है ना,
तो यदि हम इस प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो यदि हम देखें कोयला, ग्रीस, पैराफिन, मोम, पेट्रोल, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके किससे पाए जाते हैं, ये आपका प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं वहीं से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हमारे माइंड में होती है कि ये सभी एक जैसे महसूस होते हैं, फिर इनके लिए अलग अलग कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कोयला क्या है, एकदम से ठोस पदार्थ होता है, ग्रीस भी क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, और पैराफिन, मोम भी आपका ठोस होता है, लेकिन पेट्रोल आपका द्रव होता है। ये एक सिंपल सी पहचान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, जो होने वाला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न को आपको बताना है कि बाघों की सही विशेषता आपको बताना है कौन सी होती है। बाघ के कान सभी आवाजों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं, क्या ये सही है। बाघ रात में नहीं देख सकता। बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज पैदा करता है। बाघ के गुर्राने की आवाज 500 मीटर तक सुनाई देती है। ये तो बड़ा कन्फ्यूजन भरा सवाल हो गया। यदि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा बाघ के बारे में, तो आप इस प्रश्न के लिए कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। गाइस कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि बाघ के कान सभी आवाज़ों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं, तो ये एकदम से दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि जो बाघ होता है ना, बाघ को जिधर का भी सुनना होता है उधर अपने कान को घुमा देता है, बिल्कुल रोटेट कर देता है। ये एकदम से करेक्ट है। बाघ रात में नहीं देख सकता, इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी चीज़ सही ऐसा तो नहीं है कि रात में बिल्कुल ना दिखता हो, ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिखता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज़ पैदा करता है, ये एकदम से दोस्तों क्या है, करेक्ट है। ये एकदम से सही है कि जो बाघ होता है वो आपका मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालता है, एकदम से सही है। बाघ के गुर्राने की आवाज़ 500 मीटर तक सुनाई देती है, एकदम से गलत है क्योंकि बाघ जब गुर्राता है मीटर नहीं बल्कि 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी आपका सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ये वाला एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आपको बताना है कौन है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर मदन मोहन मालवीय। बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। जी हाँ, सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है और ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे कि क्या हो सकता है। आप सभी लोग जानते भी हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया था, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जी हाँ, और सत्यार्थ प्रकाश के अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहे जाते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं आर्य समाज के संस्थापक भी कहे जाते हैं, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय आप सभी लोग जानते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है और आई होप इस बार भी एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना होगी कि एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण, ये आपका खाली स्थान है, इसमें आपको बताना है क्या आ सकता है। एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है, ये भी आपको बताना है। तो ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बताना है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है और इस प्रश्न के लिए बताना है, अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो पश्मीना शॉल जो होती है वो लगभग कितने स्वेटर के बराबर होती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पश्मीना शॉल आपकी लगभग 10 स्वेटर के बराबर हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब कितनी भी ठंड पड़ती हो, यदि आप कुछ ना पहने और सिर्फ एक पश्मीना शॉल ऊपर से डाल लें तो आपको ठंड नहीं लग सकती, क्योंकि वो 10 स्वेटर के बराबर होती है।
दूसरा यहाँ पे यानी कि 10 ये वाला 10 ये वाला यानी कि ये सही हो गया, तो आप इसको कट कर सकते हैं और आप इसको भी कर सकते हैं, 2 आपके ऑप्शन कट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने के लिए कितने घंटों का समय लगता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कितना समय लगता है, तो 200 घंटे लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखेंगे एक पश्मीना शॉल लगभग 10 स्वेटर के बराबर होती है और ये आपका लगभग 200 घंटों में एक शॉल बन पाती है दोस्तों, ठीक है। और ये आपकी कहाँ बनती है अधिकतर, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में बनती है। और पश्मीना नामक एक क्या होती है, बकरी होती है दोस्तों, उसकी जो बाल होते हैं उनसे ये शॉल बनाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, ये क्वेश्चन आप बताइए कि सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र आपको बताना है, कौन सा हो सकता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा वन, सवाना या फिर मरुस्थल। आपको होता है ना सर्वाधिक उत्पादक, उत्पादक का मतलब होता है कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पन्न होंगी चीज़ें, यानी कि उत्पादक का मतलब होता है जैसे वहाँ पर पेड़ पौधे भी सबसे ज़्यादा उगेंगे, ठीक है, और वहाँ पर जीव जंतु हैं उनका भी विचरण बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आपको बताना सबसे ज़्यादा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय यानी कि उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी कि गर्मी ज़्यादा होगी और वर्षा ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या होगा, जो जीव जंतु होंगे वहाँ वो भी ज़्यादा पैदा होंगे। दूसरी चीज़ जो पेड़ पौधे हैं उनका भी विकास ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और दोस्तों चीज़ें समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को क्या कर देना है, लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।